हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। तो इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड विच आर फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था कि हम क्या स्टडी कर रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या रोल्स थे एग्रीकल्चर के अंदर। तो एग्रीकल्चर में हमने किस तरीके से यूज़ करने, किस तरीके से स्टडी करने हैं कि ट्रांसजेनिक प्लांट की फॉर्मेशन कैसे हुई, कौन कौन से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए गए। तो बेटा सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट कौन से होते हैं बेटा? दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं जो किस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई किए गए हैं बाय द यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कैसे? इसके अंदर क्या इंसर्ट किया गया है? एक जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट किया गया था। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके लिए। बेटा सबसे पहले तो हम लास्ट वाली वीडियो में, लास्ट के चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हमने कोई डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। फिर इस डिजायर्ड जीन को विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, बाय यूजिंग क्लोनिंग वेक्टर this desired gene is inserted into the host cell। host cell के अंदर हमने उसको insert कराया and then it is allowed to multiply itself, और फिर हमने इसका multiplication होने दिया। इस तरीके से हमने एक ट्रांसजेनिक प्लांट के, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हम करते हैं कि उसके अंदर हमने एक डिजायर्ड जीन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है। अब बहुत सारे ट्रांसजेनिक प्लांट हैं जो इस तरीके से बनाए गए हैं, जिनमें से हम कुछ एक इम्पोर्टेंट आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा जो ट्रांसजेनिक ऐसे प्लांट बनाए गए विच आर कैपेबल टू टॉलरेट द एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है। एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो एडवर्स कंडीशन को, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए कैपेबल बना दिए गए हों। मे बी टेम्परेचर हाई हो जाए एनवायरनमेंट में, कभी कभी एनवायरनमेंट में अगर रेनफॉल नहीं होती है तो वाटर का लेवल भी डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। कई बार सेलेनिटी लेवल भी इंक्रीज कर जाए, कई बार न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए। तो ऐसी एडवर्स कंडीशन में भी वो प्लांट कैपेबल रहे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। इस तरीके के प्लांट बनाए गए, उनमें एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस करवा गए। ठीक है बेटा। तो ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए भी जो प्लांट बनाए गए थे, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लिखेंगे द प्लांट्स which are made capable to tolerate adverse environmental conditions like कौन कौन सी बेटा? ड्रॉट, फ्रॉस्ट, सैलिनिटी, ड्रॉट, फ्रॉस्ट, सैलिनिटी, या फिर सोयल के अंदर हैवी मेटल की टॉक्सिसिटी हो जाए। इन कंडीशंस को क्या करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए उनमें जीन इंसर्ट करवाए गए और ऐसे ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए जो एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए। ठीक है। फर्स्ट जो ट्रांसजेनिक प्लांट थे वो इस कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए। सेकंड बनाए गए बेटा पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस को कम करने के लिए। पोस्ट हार्वेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक बार कटाई कर ली जाए और उसके बाद उन चीज़ों को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रखा जाए, वो डीजनरेट ना हो। इस तरीके के जीन्स भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए। पोस्ट हार्वेस्टेड और जो ओवर राइपनिंग लॉस होते हैं वो भी एक जीन को इंट्रोड्यूस करवाए गए उसमें, जो कि डिटीरियोरेशन से उनको प्रोटेक्ट करके रख सके। इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आता है बेटा एक फ्लेवर सेवर टोमेटो। ठीक है। ये जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, इस फ्लेवर सेवर टोमेटो के अंदर क्या होता है कि आफ्टर द राइपनिंग ऑफ टोमेटो की राइपनिंग के बाद बेटा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ये पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज सेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो को ख़त्म कर देता है, उसकी सेल वॉल को डिग्रेड कर देता है। तो उसमें एक ऐसा जीन डाला गया
जो इस पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज नाम के एंजाइम को इनएक्टिवेट कर दे, और उससे क्या बना, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो क्या होता है बेटा, आफ्टर राइपनिंग एन एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज डिग्रेड द cell wall of tomato and tomato get deteriorate। सेल वॉल के डिग्रेड होने के कारण टोमेटो क्या हो जाते थे, डिग्रेड हो जाते थे। तो फ्लेवर सोवर टोमेटो में एक जीन इंट्रोड्यूस किया गया, ए जीन वाज इंट्रोड्यूस विच इनएक्टिवेट, जिसने किसको इनएक्टिवेट कर दिया, विच इनएक्टिवेट द पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम, और इस एंजाइम के इनएक्टिवेट होने के कारण सेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो इंक्रीज, और इस टोमेटो की क्या होगी बेटा, सेल्फ लाइफ थी वो इंक्रीज कर दी गई कि राइपनिंग के बाद ये बहुत जल्दी डिग्रेड ना हो पाए। ठीक है, तो ये सेकंड जो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉस राइपनिंग के बाद डिजनरेट होने का जो प्लांट का डेंजर था वो भी ख़त्म करके हमने इस तरीके के प्लांट बनाए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, कोई जीन को इंट्रोड्यूस करने के बाद। ठीक है, दो टाइप के हमने स्टडी किए। थर्ड आता है बेटा न्यूट्रिशनल वैल्यू। बहुत सारे ऐसे प्लांट बनाए गए जिनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट को इंक्रीज किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक जीन। इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल आता है गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस के अंदर हमने विटामिन ए की अमाउंट को इंक्रीज कर दिया बाय इंट्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक जीन विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन ए। इसी तरीके से प्रोटीन रिच पोटैटो की फॉर्मेशन भी किसके द्वारा की गई, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और वी कैन से जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने ये वाले प्लांट्स की फॉर्मेशन की। तो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ कि हमने न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो एक प्लांट्स में एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप में इंक्रीज कर दी, लेकिन किसकी हेल्प से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने उस जीन को इंट्रोड्यूस किया। दैट मीन्स कि ये गोल्डन राइस और पोटैटो रिच पोटैटो क्या है बेटा, प्रोटीन रिच पोटैटो, दे आर ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट एक इसलिए भी बनाए गए जिनमें फ्लावर के कलर को मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर कलर कैन ऑल्सो बी डन बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बेटा एक ऐसा जीन डाला जाता है जो फ्लावर के कलर को चेंज कर देता है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, ब्लू रोज। ठीक है, रोज का जनरली आप लोग देखते हैं रेड कलर होता है, लेकिन उसमें जीन चेंज करके हम उसके पेटल्स का कलर ब्लू कर देते हैं। इसमें क्या हुआ, कलर ऑफ फ्लावर इज चेंज्ड ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन इंसर्शन के कारण हमने उसके फ्लावर के कलर को भी चेंज कर दिया। ठीक है, फिफ्थ इंपॉर्टेंस क्या देखेंगे, वायरस के लिए रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए। वायरल रेजिस्टेंट प्लांट, तो अगर हम कुछ प्लांट में स्पेसिफिक टाइप के जीन इंट्रोड्यूस कर दें तो वायरल रेजिस्टेंट टोमेटो, पोटैटो, राइस, टोमेटो, पोटैटो, राइस, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें हमने ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं जीन जिनकी वजह से दे बिकम्स वायरस रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके अलावा एक आता है कॉमर्शियल प्रोडक्ट, जैसे कि स्टार्च और बायोडीजल, ये इंपॉर्टेंट कमर्शियल प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से भी प्लांट बनाए गए हैं कि उनमें इनकी अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाए। बट हम मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैक्सिमम टाइम यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट से, उसके बारे में और मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटी, कि बहुत सारे ऐसे प्लांट बनाए गए जो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस थे, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे और मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगी कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट किस तरीके से बनाए गए। आपको मैंने लास्ट वाले चैप्टर में एक जिक्र किया होगा माइक्रोब्स वाले में कि बैसिलस थ्रिनजेनेसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसमें से बीटी टॉक्सिन निकाला जाता है। बैसिलस थ्रिनजेनेसिस की वजह से उसका नाम क्या है, बीटी टॉक्सिन। ठीक है,
टॉक्सिन का मतलब क्या है, एक टाइप के पॉइजन्स होते हैं जो बहुत सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं बेटा, ये बीटी टॉक्सिन जीन। उनके अंदर बेटा बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया में एक जीन का नाम होता है क्राइजीन, और क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनता है, और उस क्राई प्रोटीन के पास में कौन सी पावर होती है, इंसेक्टिसाइडल पावर होती है, और वो बहुत सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। जब हम इस क्राई जीन को स्पेसिफिक क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो दे ऑल्सो बिकम द इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और इनकी हेल्प से हमने कॉटन में इंट्रोड्यूस किया बीटी को, तो बीटी कॉटन बनी, बीटी कॉर्न बनी, बीटी ब्रिंजल बनी, बीटी सोयाबीन बनी। ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर द ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंट हो गए थे। तो बेटा इंसेक्ट रेजिस्टेंस में क्या लिखते हैं हम कि देर आर मेनी प्लांट्स which are made resistant to the they are made resistant to the insect by introducing a क्राइजीन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा कैसे कौन कौन से प्लांट बने थे इस तरीके से। एक बना बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन एटसेट्रा। दीज आर द सम प्लांट्स विच आर मेड इफेक्टिव अगेंस्ट द इंसेक्ट। ठीक है, इनमें से क्या होता है बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगी क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे VVIP लगा लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस क्राइजीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सोयल बैक्टीरिया। एक सोयल बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया गया था जिसका नाम क्या है बेटा, बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis से क्या एक्सट्रैक्ट किया गया, एक जीन एक्सट्रैक्ट किया गया क्राइजीन, और इस क्राइजीन से क्या बनाया गया बेटा, क्राई प्रोटीन बनाया गया। ठीक है, और ये क्राई प्रोटीन क्या रिलीज करता है, इट हैज़ एन इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी। ये जो क्राई प्रोटीन होता है ये प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। दिस क्राई प्रोटीन इज ए प्रोटॉक्सिन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। प्रोटॉक्सिन का मतलब क्या होता है बेटा, एक इनएक्टिव टॉक्सिन। ठीक है ना, लेकिन जब इस प्रोटॉक्सिन को क्या ले लेते हैं, इंसेक्ट्स फीड करते हैं इस प्रोटॉक्सिन के ऊपर, तो इंसेक्ट के मिडगट में जाके वहाँ पे इसकी मिडगट की एल्कलाइन पीएच होती है, और कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो इसके क्रिस्टल को सोल्यूबलाइज कर देंगे और इस प्रोटॉक्सिन को, इनएक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर ये एक्टिव टॉक्सिन इंसेक्ट के मिडगट की एपिथेलियम सेल में जाके बाइंड कर जाएगा और उसमें पोर क्रिएट कर देगा। पोर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे वाटर की फिलअप हो जाएगा, वाटर फिलअप होने की वजह से वो सेल डिग्रेड कर जाती है, लाइसिस हो जाती है। इस तरीके से ये इंसेक्ट की डेथ कोज करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स किससे एक्सट्रैक्ट किया गया, आप बताओगे बैसिलस thuringiensis से। कौन से जीन के पास इंसेक्टिसाइडल पावर होती है, कौन सी क्रॉप बनाई गई, कौन सा टॉक्सिन रिलीज किया गया। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट को क्यों नहीं मारता है, सॉरी बैक्टीरिया को डेथ कोज क्यों नहीं करता है बैसिलस thuringiensis की, अगर ये पॉइजनस है तो आप क्या बताएंगे, प्रोटॉक्सिन फॉर्म में होता है। तो किस तरीके से जो ये बीटी क्राइजीन है ये इंसेक्ट की डेथ कोज करेगा, तो आप क्या बताएंगे, क्राइजीन से क्राई प्रोटीन बनेगा। क्राई प्रोटीन एक इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया करता है टॉक्सिन को जिसका नाम होता है प्रोटॉक्सिन। लेकिन जब ये प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट की गट में जाता है तो वहाँ पे उसकी एल्कलाइन पीएच के कारण, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण इट्स क्रिस्टल बिकम्स सोल्यूबलाइज एंड इट बिकम्स एक्टिव। एक्टिव होने के बाद ये इंसेक्ट की एपिथेलियल सेल के साथ में जाके बाइंड कर जाएगा
उसमें परफोरेशन कोज कर देगा एंड इट काज लाइसिस ऑफ द सेल्स एंड बैक्टीरिया विल डाई, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, इंसेक्ट विल डाई। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इंसेक्ट्स के अगेंस्ट इसने काम किया था। जिसमें आप आगे लिख लेंगे, दिस प्रोटेक्शन is in crystalline form and is present in the inactive form, but when protoxin enters in the insect's gut, जब इंसेक्ट की गट में एंटर करता है तो क्या होगा, alkaline pH and digestive enzyme, alkaline pH and digestive enzymes of gut, pH नहीं digestive enzyme of gut क्या करेंगे बेटा, they will solubilize the, किसको solubilize कर देंगे, solubilize the crystal and inactive toxin, और inactive की बजाय आप प्रोटॉक्सिन लिख लें, क्रिस्टल को सोल्यूबलाइज करने के बाद एंड प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू और गेट चेंज इनटू एक्टिव टॉक्सिन, वो टॉक्सिन में चेंज हो जाएगा। और ये जो टॉक्सिन होगा ना बेटा, ये टॉक्सिन क्या करेगा, इट बाइंड विद एपिथेलियल सेल्स ऑफ, बाइंड विद एपिथेलियल सेल ऑफ इंसेक्ट गट, इंसेक्ट की गट की एपिथेलियल सेल के साथ में बाइंड करेगा, उनका लाइसिस कोज करेगा, उनको लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करेगा एंड फाइनली इंसेक्ट विल डाई, और इस तरीके से इंसेक्ट की डेथ कोज करता है। तो ये सब किसने किया बेटा, ये क्राई प्रोटीन ने किया, क्राइजीन ने किया, जो किस में से निकाला गया था, बैसिलस थ्रूनजेनेसिस में से निकाला गया था। और इस टॉक्सिन को हम बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। बीटी टॉक्सिन क्यों नाम दिया, क्योंकि ये बैसिलस थ्रूनजेनेसिस से एक्सट्रैक्ट किया गया था। बहुत सारे इंसेक्ट के अगेंस्ट ये काम करता है और इसकी हेल्प से जो क्रॉप बनाई गई थी उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं बीटी कॉटन से एंड बीटी कॉर्न से। तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा डिटेल बीटी कॉटन के बारे में। आई होप तुम सब लोगों ने ये नोट कर लिया है, अगर नहीं भी किया तो बेटा स्क्रीनशॉट ले वीडियो को पॉज कर दिया करो, ठीक है। यहाँ पे आप बीच में वीडियो को पॉज करके और ये नोट डाउन कर लिया करो। नोटबुक कंप्लीट करनी बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ मैं करवा रही हूँ वो साथ साथ में नोट करते रहोगे तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। बिकॉज हर दिन का किया हुआ काम इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है ये आपको तभी आइडिया होगा जब आप एक बार काम करके देखेंगे और फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस में चेंज देखेंगे कितना सडन चेंज होता है। तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए हैं उसमें एग्जाम्पल आता है बेटा बीटी कॉटन का, ठीक है। बीटी कॉटन, ये बीटी कॉटन है, इसके ऊपर एक बोलवॉर्म अटैक करता था। द कॉटन वाज अटैक्ड बाय ए बोलवॉर्म, और उस बोलवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, एरियस वाइटेला, ठीक है। उसका साइंटिफिक नेम है एरियस वाइटेला नाम का एक बोलवॉर्म इसके ऊपर अटैक करता था। और इसकी दूसरी स्पीसीज भी होती है इंशुलेना नाम की स्पीसीज का बोलवॉर्म भी बीटी कॉटन के ऊपर अटैक करता था। और इस बोलवॉर्म का जो मेन इन्फेक्टिव स्टेज थी वो क्या था, इसका कैटरपिलर। इसका जो कैटरपिलर था दैट वाज द मेन इन्फेक्टिव स्टेज जो डैमेज कोज कर रहा था, ठीक है। इस वजह से इसकी बोल्स खराब होती थी और इसकी जो बर्ड्स थी वो ख़राब हो जाती थी। शूट, फ्लोर, बर्ड, बोल्स इन सबको अफेक्ट कर रहा था। और जो कॉटन की 8 to 60% यील्ड है वो अफेक्ट होती थी, वो डिक्रीज कर जाती थी बिकॉज ऑफ दिस अटैक, इस बोलवॉर्म के अटैक की वजह से। तो इस वजह से इस कॉटन को काफ़ी डैमेज होता था। एंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीन जो बैसिलस थ्रूनजेनेसिस से निकाला गया जिसका नाम था बेटा क्राइजीन, और उसके पास इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी है।
इसका स्प्रे था, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे अगर हम करें तो बहुत एक्सपेंसिव था। तो ऐसा किया गया क्यों ना हम उस क्रॉप को ही मॉडिफाई कर दें। तो एक इंसेक्टिसाइडल जीन था Cry1AC एंड दूसरा आता है बेटा Cry2AB। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं लिख रही हूँ, Cry1AC एंड Cry2AB। ये दो जीन थे विच हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, जिनके पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी थी एंड they were introduced into the cotton to make it insect resistance। इसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए इस कॉटन में ये वाले दोनों जीन डाले गए। अगेन मैं बता रही हूँ Cry1AC, Cry2AC कर दोगे ना तो कोई दूसरी प्लांट बन जाएगा। अभी आपको Cry1AC और Cry2AB याद रखना है जो कॉटन में डाले जाते हैं। और इनको डालने के बाद ये कॉटन मॉडिफाई हो गई क्योंकि हमने कोई दूसरा जीन डाल दिया, तो ये ट्रांसजेनिक कॉटन बन गई एंड इट बिकम्स बीटी कॉटन। और ये कौन सी कॉटन बन गई थी बेटा? बीटी कॉटन बन गई थी। और अब इस बीटी कॉटन के ऊपर जब कोई बॉल वॉर्म क्या करता है? अटैक करता है। जब कोई बॉल वॉर्म इस बीटी कॉटन पे अटैक करेगा तो क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें ये जीन प्रेजेंट है, क्राइजीन। ये क्राइजीन इंसेक्ट के लार्वा में चले जाएंगे, उसके इंसेक्ट के गट में चले जाएंगे। इंसेक्ट का जो लार्वा है कैटरपिलर, व्हाट इज कैटरपिलर? इट इज द लार्वा ऑफ द इंसेक्ट। इस कैटरपिलर के गट में जाने के बाद वो प्रोटॉक्सिन सोल्यूबलाइज कर जाएगा, वो एक्टिव बन जाएगा। एक्टिव बनने के बाद वो उसके मिड गट के एपिथेलियल सेल्स को डिजेनरेट करवा देगा एंड इंसेक्ट विल डाई। और इसकी वजह से इंसेक्ट डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं एंड काफ़ी सारा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इस वजह से किसको? हमारी बीटी कॉटन को। जिसमें कौन सा जीन डलवाया गया बेटा? अगेन मैं बता रही हूँ Cry1AC एंड Cry2AB। ये कैसे होते हैं? दे प्रोड्यूस बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन रिलीज करते हैं। एक बेटा दूसरा जीन और होता है जिसका नाम है Cry1AB। ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था। देखो Cry2AB तो किस में इंट्रोड्यूस करवाया गया? बीटी कॉटन में। एक प्लांट और बनाया गया था जिसका नाम है बीटी कॉर्न। बीटी कॉर्न में Cry1AB नाम का जीन इंट्रोड्यूस हुआ था और बीटी कॉटन में Cry1AC एंड Cry2AB। इसमें Cry2AB हुआ था और इसमें Cry1AB। याद रख लोगे ना? तो बीटी कॉटन एंड बीटी कॉर्न, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं 7th कैटेगरी, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट भी बनाए गए थे। सेकेंड वन नेक्स्ट इज पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। उनकी फॉर्मेशन किस तरीके से की गई वो भी देखेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अगेन VVIP जो मैंने ये दो टॉपिक बताए ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट, ये समझ लोगे गारंटी के साथ। अब की बार तुम्हारे आने वाले कमिंग एग्जाम में यहाँ पे से एक ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। और कॉमन जो पेस्ट इफेक्ट करता है दैट इज नीमेटोड्स। ठीक है, नीमेटोड्स अटैक्स ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड नंबर ऑफ अदर एनिमल्स एज वेल। बट हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो प्लांट्स पे जो मोस्ट कॉमनली अटैक किया जाता है दैट वाज बाय ए नेमेटोडा मेलिडोगाइनी इनकोगेनेटा। एक पेस्ट का नाम है मेलिडोगाइनी इनकोगेनेटा। ठीक है, मेलिडोगाइनी इनकोगेनेटा नाम का जो पेस्ट है वो एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम होता है रूट नॉट डिजीज। टोमेटो में, ब्रिंजल में एंड टोबैको में इट कॉज रूट नॉट डिजीज इन टोमेटो, टोबैको एंड ब्रिंजल। इनके अंदर इसने रूट नोट डिजीज की, मतलब इसने मेनली किसको अफेक्ट किया? इसने रूट को अफेक्ट किया
और जो इन्फेक्टेड रूट्स होती हैं, जो इससे इन्फेक्टेड रूट होंगी, दे आर नॉट केपेबल टू अब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर। और जब मिनरल्स और वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो यील्ड दैट विल ऑल्सो डिक्रीजेज। तो इन्फेक्टेड रूट में absorption of minerals and water get decreases and because of this yield also get decrease। तो ये तो रीजन था कि इन वाले प्लांट्स में मेनली मेलिडोगाइनिन कोगिनिटा से प्रॉब्लम हो रही थी। तो किस तरीके से इन प्लांट्स को मेलिडोगाइनिन कोगिनिटा से छुटकारा मिले, तो इसके लिए एक फिनोमिना होता है बेटा, इसमें एक जीन इंट्रोड्यूस करवाया गया इन प्लांट्स में जिनमें निमेटोड अटैक कर रहे थे, और किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग टीडीएनए ऑफ, किसका था बेटा टीडीएनए, अगर आपको याद हो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कौन होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस नाम के बैक्टीरिया के टीडीएनए को यूज करके ए जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दीज प्लांट, और उसने क्या किया, उसने निमेटोड रेजिस्टेंट बनाए। तो उसने कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया था, निमेटोड स्पेसिफिक जीन वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट एंड विच फॉर्म द रेजिस्टेंट टू द निमेटोड। तो इसमें बेटा मेनली वो फिनोमिना जो प्लांट्स को मेलिडोगाइनिन कोगिनिटा के लिए रेजिस्टेंट बनाता है वो कौन सा, तो बेटा मेलिडोगाइनिन कोगिनिटा के लिए जो प्लांट्स रेजिस्टेंट बनाए जाएंगे, दे आर मेड रेजिस्टेंट बाय फिनोमिना नोन एज आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आरएनए इंटरफेरेंस से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आरएनए इंटरफेरेंस, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि मेलिडोगाइनिन कोगिनिटा के लिए हम प्लांट को किस तरीके से रेजिस्टेंट बनाते हैं। तो मैं आपको आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बताती हूँ बेटा। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक जीन की एक्टिविटी को इनहिबिट किया जाता है बाय द प्रोडक्शन ऑफ द सेंस एंड एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ द आरएनए। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इट इज द फिनोमिना in which a genes get inactivate by sense and antisense RNA। इसमें सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए के दो स्ट्रैंड बनते हैं, आरएनए के सेंस और एंटीसेंस। और इसमें क्या होता है बेटा, both of these strands are complementary to each other, so they form, इसलिए क्या फॉर्म करते हैं बेटा, they form a double stranded RNA, so they form a double stranded RNA, वो एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करेंगे। और बेटा इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फ्रेगमेंटेशन होगा और एक छोटा फ्रेगमेंट बनाएगा। देखो इस तरीके से सेंस और ये एंटीसेंस स्ट्रैंड बन गया आरएनए के। इन दोनों ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना दिया। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फ्रेगमेंटेशन होगी तो इसमें से एक छोटा सा, मतलब फ्रेगमेंटेशन का मतलब इसके टुकड़े बन जाएंगे, इस तरीके से इसके फ्रेगमेंट बन जाएंगे। इट अंडरगो फ्रेगमेंटेशन, क्या लिखेंगे, इट अंडरगो fragmentation and form a short fragment, और एक छोटा सा फ्रेगमेंट बनाएगा and that fragment is known as siRNA, short fragment known as siRNA। फुल फॉर्म क्या होती है बेटा siRNA की, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। इसने एक छोटे आरएनए के, इसमें से मान लो ये टुकड़ा बन गया, ये स्मॉल टुकड़ा siRNA का काम करे। ठीक है, फिर ये siRNA क्या करता है बेटा, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसका नाम होता है, इट विल फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नॉन एज RISC। मैं ऊपर लिखती हूँ इसके अंदर,
इसमें शॉर्ट फ्रेगमेंट जो बना है siRNA, इट विल काज फॉर्मेशन ऑफ ए, लिखेंगे दिस siRNA फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स कॉल्ड RISC। RISC की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, कि आरएनए के द्वारा साइलेंस करने वाला कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है बेटा, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द mRNA एंड साइलेंट द mRNA। ये जो RISC कॉम्प्लेक्स है, दिस RISC इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द mRNA एंड साइलेंस इट। यही तो मेन मकसद था। तो शुरुआत में आपको क्या बताया था? इट इज ए फिनोमिना इन विच mRNA is silenced by making the sense and antisense stand of RNA। इसको हम RNA इंटरफेरेंस कहेंगे। एग्जैक्टली मतलब वहाँ पे मेन काम क्या है कि mRNA को साइलेंस करना। किसको साइलेंस करना बेटा? mRNA को साइलेंस करना। और mRNA को साइलेंस क्यों किया जाता है? mRNA को साइलेंस इसलिए किया जाता है जिससे mRNA ही काम नहीं करेगा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और अगर प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी टॉक्सिन नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं ये कहूँ कि हमने जो निमेटोड्स था उसके mRNA को ही बंद कर दिया तो mRNA से प्रोटीन नहीं बना, और अगर प्रोटीन नहीं बना तो जो भी वो इफेक्टिव अपना काम करता है वो नहीं हो पाएगा। और mRNA को साइलेंस करने की प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? RNA इंटरफेरेंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना बेटा। इसमें किस तरीके से, वो एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि mRNA को साइलेंस किया गया बाय ए कॉम्प्लेक्स नोन एज RISC। और ये कॉम्प्लेक्स किससे बना था? siRNA से। siRNA एक छोटा सा टुकड़ा होता है डबल स्टैंडर्ड RNA का, और डबल स्टैंडर्ड RNA बनने के लिए हमारे पास सेंस और एंटीसेंस स्टैंड ऑफ RNA की फॉर्मेशन होनी जरूरी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक निमेटोड के लिए स्पेसिफिक जीन डाला, और उस जीन को डालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? TI प्लाज्मिड, और वी कैन से tDNA ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस विच इज द नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर इन केस ऑफ द प्लांट्स। और जिसकी वजह से बेटा ये mRNA साइलेंस हो जाएगा एंड एज ए रिजल्ट निमेटोड विल डाई। और इसकी वजह से निमेटोड डाई कर जाएंगे क्योंकि उनके जब प्रोटीन ही सिंथेसाइज नहीं कर रहे तो वो किस तरीके से बनेंगे? अपने आप को एक्टिवेट रखेंगे या अपने आप को लाइव रखेंगे। तो ऐसे करके निमेटोड के पेस्ट के रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए थे जो जिनमें रूट नोट डिजीज कोज कर रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। आप हो सके तो एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार करके बैक करके इस वीडियो को देख लें ताकि RNA इंटरफेरेंस आपको इजीली समझ में आ जाए। एंड लास्ट वन जो है बेटा, लास्ट वन इज हीरोडीन। हीरोडीन क्या है? एक एंटी कोएगुलेंट है जो लीच के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट्स जीन वाज केमिकली सिंथेसाइज एंड इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्लांट नोन एज ब्रासिका नेपस। और इसमें से जो एक प्लांट होता है, इस जीन को बनाने वाला जो जीन है, दिस इज ए नेचुरल एंटी कोएगुलेंट जो क्या करता है बेटा? ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। इसको सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है उसको किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? एक प्लांट था ब्रासिका नेपस जिसका कॉमन नेम होता है रेपसीड। इस प्लांट के अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस प्लांट के सीड के अंदर ये एक्यूमुलेट हो गया जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे in the seed of this plant हीरोडीन accumulate कर गया from where it was extracted then purified
एंड देन शेल आउट, और उसको वहाँ पे यूज सेल आउट किया गया। तो हिरेडोइन इज ए एंटीकोएगुलेंट, इसको भी हमने ब्रासिका नेपस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया इसके बनाने वाले जीन को। तो ब्रासिका नेपस क्या बन गई है, ट्रांसजेनिक क्रोप बन गई हिरेडोइन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट जो हमने इस वीडियो में स्टडी किए। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो में ये स्टडी करेंगे कि इन ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, क्या क्या इनके लिमिटेशंस हो सकते हैं, वो सब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ तक आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको 2 बताए हैं। आई होप तुम उनको अच्छे तरीके से स्टडी करके नोट डाउन कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।